नमस्कार दोस्तों। अभी तक जो हमने चर्चा की है भूगोल में, वो एनसीईआरटी बेस्ड ये चर्चा की है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी को प्रभावित करने वाले यानी कि पृथ्वी के धरातल को प्रभावित करने वाले कारक थे, उनको हमने कारक या बल कहिए आप दो भागों में बांटा था। एक था कि एक्सोजेनिक फोर्स और था इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक मतलब पृथ्वी के अंदर से जो जन्म लेता है और एक्सोजेनिक मतलब पृथ्वी के बाहर से। फिलहाल के लिए एक्सोजेनिक यानी कि जो बाहर से उपजे हुए बल हैं उनकी चर्चा भी हमने नहीं की है। अंतर्जनित में हमने दो तरह के बल की चर्चा की है, डायास्ट्रोपिज्म यानी कि जिसको पटल विरूपण कहते हैं, एंड सडन टाइप ऑफ जिसको कि त्वरित सड। तो डायास्ट्रोपिज्म में भी दो टाइप का बल हमने देखा था, इपीरियोजेनिक एंड ओरोजेनिक। इपीरियोजेनिक मीन्स जो कि कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग फोर्स थे जिनसे कि महाद्वीपों का निर्माण हुआ, और जो ओरोजेनिक थे जिनसे कि पर्वत बने। उनमें भी हमने तीन तरह के देखे थे, एक था कंप्रेशनल, एक था कंप्रेशनल स्ट्रेस और दूसरा था आपका डाइवर्जनल स्ट्रेस या डाइवर्जेंट बाउंड्री, एंड थर्ड वाज द ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस या ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इन पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे माउंटेन्स हम देख चुके हैं जो जिस तरह से बने हैं। एग्जांपल्स हमने देखा था अपलेचियन से लेके जोलन वर्खोयांश चुकोत्स्की तक, और ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन जो साउथ अफ्रीका में है, माउंटेन मितुंगा, माउंटेन मिचुंगा जो कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, वो सभी चर्चा हमने कंप्लीट कर ली है। सिरा दे मंतिक्वेरा फ्रॉम ब्राजील, बेलन घाटी, ये सब तो हमने देख लिया हुआ है फिलहाल के लिए। अब हमारा बचता है सडन। सडन में जो दो तरह के बल होते हैं, एक है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी। भूकंप का लेक्चर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। वोल्केनो यानी कि वोल्केनो एक तरह का स्वरूप है, रूप है। वोल्केनिज्म एक प्रक्रिया है। वोल्केनिज्म का मतलब कि ज्वालामुखी प्रक्रिया, और वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी, वो एक स्वरूप है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये एक ज्वालामुखी शंकु का स्वरूप दिख रहा है। ये पुस्तक है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सर्टिफिकेट, एनआईएस की 12th क्लास की, 11th 12th क्लास की किताब है ज्योग्राफी की। अब एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते हम एनआईएस क्यों पढ़ने लग रहे हैं? देखिए, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है बहुत क्रम से नहीं दिया हुआ है, और ना तो इसमें बहुत अधिक एग्जाम्पल हैं। तो एनसीईआरटी को भी हम कवर करेंगे, एनआईएस को भी कवर करेंगे, प्लस जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर, वो हम घटना चक्र से या अन्य अदर सोर्स से वो भी कवर करेंगे सब्सिक्वेंटली। सो लेट्स स्टार्ट। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की परिभाषा दी गई है कि भूपर्वटी में वह छिद्र या द्वार है जिसके तहत सेल पदार्थ या सेल के टुकड़े, राख, जलवाष्प और अन्य गर्म गैसें धीरे धीरे अथवा तेजी से उद्गार के समय निकलते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब परिभाषा में देखिए जलवाष्प भी निकलता है यानी कि वाटर वेपर। क्वेश्चन इस तरह से भी आया हुआ है कि वाटर वेपर या गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो सबसे अधिक, अगर कहीं ज्वालामुखी में सबसे अधिक गैस निकलती है तो दैट इज वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। उसको ये चीज आप नोट कर लें। ये आपके पास बुक है तो भी ठीक है, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए, इंग्लिश या हिंदी में जहाँ भी है। नहीं है, वेल एंड गुड, टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ हमने डाल दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक में ही इसका नोट्स बना के रख लीजिए। लेसर द नोट्स मल्टीपल द रिवीजन एंड बेटर द सिलेक्शन चांसेस। तो ये एक संरचना है ज्वालामुखी शंकु की। ज्वालामुखी शंकु की संरचना हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, पहले हम इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। वास्तव में ज्वालामुखी इस तथ्य के प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में अत्यधिक गर्मी व दबाव विद्यमान है। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं जब हमने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानने का सबसे प्रत्यक्ष जो मुख्य स्रोत है वो ज्वालामुखी ही है। भूकंप जो है वो इनडायरेक्ट स्रोत में आता है, अप्रत्यक्ष स्रोत में। तो और इसका सोर्स क्या होगा ज्वालामुखी का, कहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा? तो ज्वालामुखी का जो सोर्स होगा, हमने जब मैकेनिकल लेयर्स ऑफ द अर्थ पढ़ाया था तो हमने लिथोस्फेयर से स्टार्ट किया था। लिथोस्फेयर, स्थोनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, फिर डी लेयर, फिर आउटर कोर, फिर इनर कोर, इस तरह से हमने डिवीजन किया था। लिथोस्फेयर यानी भूप्रपट्टी, उसके नीचे स्थोनोस्फेयर जिसको हिंदी में दुर्बलता मंडल बोलते हैं। तो दुर्बलता मंडल में ही स्रोत होता है सभी लावा का। देखिए, जो मैग जब तक पृथ्वी के अंदर ये तरल पदार्थ रहता है मोल्टेन फॉर्म में, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जब ये सरफेस पे आ जाता है, धरती पर आ जाता है, तो इसको लावा कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने लिखा भी है कि देखिए, परत के नीचे पिछले पिघले सेल पदार्थ जिनको मैग्मा कहा जाता है, जब तक ये परत के नीचे रहते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं तो ये लावा कहे जाते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है? लावा, जैसे अब गांव देहात की भाषा में लावा कहा जाता है, इसका चावल धान का भी होता है, तो आप समझ लीजिए धरती पे उगता है, कुछ इस तरह से करके याद कर लीजिए। तो
तो ये गैस है। अब गैसों के बारे में लिखा है, पिघले सैल पदार्थ और सैल के ठोस टुकड़े, ये जो चीजें हैं राख आदि के साथ तेजी से धरातल पर फैलते हैं। देखिए जितनी अधिक गैस की मात्रा होगी उतना ही अधिक विस्फोट होगा ज्वालामुखी में, उतनी ही तेजी से बाहर आएगा, क्योंकि गैसों के अंदर एक गुण होता है, उनको मतलब फैलती हैं, एक्सपेंशन का उनका नेचुरल गुण होता है। कहीं भी गैस को मतलब अगर रखना है तो कंटेन करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल फ्लो। तो जितनी अधिक मात्रा में गैस होगी उतना ही वायलेंट वॉल्केनो होगा। ज्वालामुखी प्रक्रिया की डिफिनीशन हमने देख ली। प्रक्रिया क्या है कि ज्वालामुखी के मतलब किसी ओपनिंग के माध्यम से, किसी छिद्र के माध्यम से अंदर का मोल्टेन जो राख है, जलवाष्प है या शैल पदार्थ है, पिघले शैल पदार्थ, उनका पृथ्वी की सतह पर आना ज्वालामुखी प्रक्रिया कहलाता है। तो डिफिनीशन भी पता रहनी चाहिए। देखिए आज का जो लेक्चर होगा, ये आज का जो हमारा डिस्कशन होगा, इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होगा, दोनों परीक्षाओं में ये कवर करता है। फिर हम रिवाइज कर लेते हैं वही बात कि ज्वालामुखी भूपर्वती में वह क्षेत्र है जिससे पिघले शैल पदार्थ मंद गति अथवा तीव्र गति से बाहर आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इजेक्शन। इट इज मतलब स्लो और मतलब जिसको बोलते हैं तीव्र गति से, या वायलेंट टाइप का होगा या पीसफुल शांत टाइप का वोल्केनो होगा, धीरे धीरे उसमें से बाहर आ रहा होगा। तो इतना डीप में हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं है ज्योग्राफी जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ऑप्शनल वालों का चीज़ है। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया की भी हमने डिफिनीशन देखी। अब देखिए इसके जो शंकु का आकार है उसकी जो मतलब डिफिनीशन है वो यहाँ पे लिखी हुई, तो पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। देखिए जब अंदर से, पृथ्वी के अंदर से बाहर आता है मैग्मा, लावा बाहर आता है, तो जिस पाइप के सहारे आता है, ये पाइप आप देख रहे हैं, ये वर्टिकल पाइप, तो ये इसको पाइप को, इसको डाइक बोलते हैं, इसी के माध्यम से बाहर आता है लावा। तो जहां पर ओपनिंग होती है उसको क्रेटर बोलते हैं। देखिए क्रेटर, याद रखिएगा, क्रेटर जो होता है वो एक तरह से, इसका एक चित्र भी मैंने लिया हुआ है, देखिए इस तरह से क्रेटर होता है, ये है क्रेटर, और बीच में एक तरह का डाइक जो है वो बीच में उठा हुआ रहता है, एक्सपोज्ड जो मतलब फीचर है। डाइक एक्चुअली जो इंट्रूसिव वोल्केनो है उसका फीचर है, बट यहाँ पे एक आप देख लीजिए इस तरह से, ये है आपका क्रेटर। क्रेटर में झील भी बनती है जिसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल इसके हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, फिलहाल ये क्रेटर का उदाहरण देख लीजिए। और इसी के साथ एंसिलरी क्रेटर भी बन जाता है, सहायक क्रेटर भी, और राख की परतें, लावा प्रवाह, ऐसे मतलब एक शंकुआकार में ये बन जाता है। लावा प्रवाह को लहार भी बोलते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, लावा प्रहार को लहार भी बोलते हैं, LAHAR, लहार। लावा प्रवाह जो क्रेटर के माध्यम से जमीन पर बहता हुआ आता है, तो लावा प्रवाह को लहार भी बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का शंकु, ऐसा बनेगा या फिर शंकु जो है प्लेटू की तरह बन जाएगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि जो अंदर से बाहर आ रहा है मैग्मा निकल करके बाहर आके जब लावा बन रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी मतलब क्या, एसिडिक है कि वो बेसाल्टिक है। बेसाल्टिक का मतलब कि सिलिकॉन का कंटेंट उसमें बहुत कम होगा, सिलिकॉन की मात्रा कम होगी, 30% से भी कम होगी, तो वो बहुत दूर तक फैलेगा। जैसे बेसाल्टिक लावा प्लेटू भारत में डेक्कन ट्रैप में है, तो दूर तक फैलेगा, तो वो एक प्लेटू की तरह होगा। देखिए प्लेटू पहाड़ में यही अंतर है कि पहाड़ में स्लोप ज्यादा होता है, कोन बनेगा तो पहाड़ बनेगा, वोल्केनिक माउंटेन बनेंगे, और नहीं तो क्या बनेगा, वोल्केनिक प्लेटू बनेगा। जैसे भारत में वोल्केनिक जो कोन है वो बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार में है, लेकिन जो प्लेटू है वो हमारा बसाल्टिक टेबललैंड डेक्कन ट्रैप में, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है महाराष्ट्र में, वहाँ पर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार देखिए, 3-4 तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है। जैसे प्रक्रिया के आधार पर, उद्गार की बारंबारता के आधार पर, पदार्थों के बाहर निकलने, और 2-3 तरह के हैं, जैसे कि मतलब प्रक्रिया, उद्गार की बारंबारता, और दूसरा है कि कहाँ पर उद्गार हुआ है, पृथ्वी के अंदर हुआ है या पृथ्वी के बाहर हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, पृथ्वी के अंदर उद्गार मतलब कि वो पूरी तरह से बाहर सतह पर नहीं आया, और कहीं अंदर ही लेआउट में ही मतलब सेटल हो गया जो मैग्मा था, तो उसको इंट्रूसिव टाइप ऑफ वल्केनिज्म यानी कि आंतरिक टाइप का ज्वालामुखी कहते हैं। सब्सिक्वेंटली हम आगे देखेंगे। तो जो एनआईएस ने लिखा है यही एनसीईआरटी ने लिखा है, लेकिन हैप्पैज़ार्ड वे में प्रॉपरली क्रम में नहीं लिखा है। तो उद्गार की बारंबारता के आधार पर अभी हम पहले एनआईएस से देख लेंगे, इसमें बहुत कायदे से लिखा हुआ है, इसको हम देखते हुए आगे चलेंगे।
तो देखिए, उद्गार की बारंबारता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। वो आगे चलते हैं। सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, विलुप्त ज्वालामुखी। ये सबसे ज्यादा आप इससे परिचित हैं। सक्रिय का मतलब एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त का मतलब डोरमेंट वोल्केनो और विलुप्त का मतलब कि डेड वोल्केनो, मर चुका। अब इसमें इसकी डिफिनीशन क्या है कि देखिए, जिसमें समय समय पर उद्गार होता रहेगा और वर्तमान में भी उद्गार चल रहा है, उसको सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। इस प्रकार के ज्वालामुखियों के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे भूमध्य सागर में है स्ट्रोम्बोली, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा स्ट्रोम्बोली। इसको इटली मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस भी बोलते हैं। भूमध्य सागर का ज्योतिपुंज। इंडोनेशिया में है क्राकाटोआ। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में कहाँ पर है? सुंडालैंड के पास में है। ये सारे माउंटेन आप खुद भी एटलस में देखते रहिए और एक जगह नोट्स बना करके ऐसे रख लीजिए। चाहे आप घटना चक्र पढ़ते हो या आप परीक्षावाणी पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, वर्णमाल पढ़ते हो, तो एक पेज में प्रॉपर्ली वहाँ पर लिख लीजिए कि एक्टिव वोल्केनो कौन कौन से हैं, डोरमेंट कौन कौन से हैं, किस देश में है। एक चार्ट बना करके हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आई विल ट्राई टू मेक दैट चार्ट, बट आप खुद से भी बनाए रखें। फिलीपींस में मेयोन, माउंट मेयोन है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए फिलीपींस में है। और हवाईयन द्वीप समूह में मोना लोआ और हवाई दोनों वोल्केनिक ओरिजिन के सक्रिय ज्वालामुखी और हमेशा सक्रियता में रहते हैं। बैरन द्वीप भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बैरन 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 कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे वायलेंट ज्वालामुखी है, उसका नाम भी पूछा गया है एग्जाम में। उसका नाम आप नोट कर लीजिए, किलायाऊ। यहीं पर है, मतलब हवाईयन द्वीप में ही। स्पेलिंग इसकी आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, KILAUEA, किलायाऊ। किलायाऊ ये कहाँ पर है? ये भी मोना लोआ के साथ में ही हवाईयन आइलैंड के पास में है, पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर में है, उपलब्ध है ये क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने इसको देखा है 2009-2006 में यूपी पीसीएस में पूछा गया है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है ये, माउंट किलायाऊ हवाईयन आइलैंड में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रसुप्त जो ज्वालामुखी हैं। इससे पहले देखिए, विश्व के कुछ अन्य एक्टिव वोल्केनो के नाम अगर आप नोट करना चाहें अभी ही, तो वो अभी नोट कर सकते हैं, नहीं तो घटना चक्र में भी दिया है या कहीं भी आपको एक्टिव वोल्केनो मिल जाएंगे। अगर आप एक्टिव वोल्केनो की लिस्ट देखना चाहें तो मोना लोआ है और सेंट हेलेन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। सेंट हेलेन, ठीक है, ये एक एक्टिव वोल्केनो है और ये कहाँ पर है? मतलब स्कैंडिनेविया। एक्चुअली आप पैसिफिक ओशन याद रखिए, पैसिफिक ओशन, ठीक है। पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पैसिफिक ओशन के ईस्टर्न पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। यूएस में आप कह सकते हैं माउंट हेलन, याद रखिएगा। और इसको अमेरिका का फूजी ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं, फूजी ऑफ अमेरिका, सेंट हेलेन। ये आप IAS 2005 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। माउंट मोना लोआ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, एक्टिव वोल्केनो है। और अगर एक्टिव वोल्केनो की बात करें तो कोटापैक्सी है, माउंट कोटापैक्सी, माउंट कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका में। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आपको इतना पता भी होगा। माउंट कोटापैक्सी ये इक्वाडर एक देश है, इक्वाडर, वहाँ पर है माउंट कोटापैक्सी। और वैसे तो दक्षिण महाद्वीप ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इक्वाडर देश भी याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। माउंट इटना, ये इटली में है, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। फूजियामा, ये कहाँ पर है? जापान में, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। और माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस ये इटली में है। इटली में बहुत सारे वोल्केनो हैं, इसलिए इटली वेरी इंपॉर्टेंट है। इटना है, विसुवियस, स्ट्रोम्बोली है, ये सब आपको याद रखना है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो तंजानिया में है। ये डोरमेंट टाइप का है, प्रसुप्त टाइप का, ये एक्टिव नहीं है। तो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, इनमें से कौन सा
एक्टिव नहीं है। तो याद रखिएगा किलीमंजारो एक्टिव नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डॉर्मेंट यानी कि प्रसुप्त टाइप का है, इसलिए ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा। यूपी में तो फेवरेट क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है। और किलीमंजारो का ही दूसरा नाम, चलिए उसको प्रसुप्त वाले में देखेंगे, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करिए। और किसको हमने लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी कहा था? माउंट स्ट्रोम्बोली को, माउंट स्ट्रोम्बोली इटली में। इसी को भूमध्य सागर का ज्योतिपुंज, ये इटली में है। बहुत ज़्यादा बार इसका उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। मोस्ट एक्टिव की हमने चर्चा कर ही ली, किलाउ। और अगर एक्टिव वोल्केनो की अगर हम चर्चा करें तो देखिए कुछ ऐसे एक्टिव वोल्केनो हैं जो सबनकाया है। सबनकाया ये पेरू में है। माउंट एटना की चर्चा हमने कर ही ली है। माउंट कोलिमा है, ये मैक्सिको में। पहले ये प्रसुप्त में आता था, अभी फिलहाल में एक्टिव में शायद रिसेंट में हुआ था। और एक इंडोनेशिया में माउंट मेरापी है, ये भी एक्टिव में आता है। तो फिलहाल जो एक्टिव वोल्केनो थे जितने इंपॉर्टेंट थे उनको हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम देखते हैं, वापस चलते हैं अपने डिस्कशन पे। तो एक्टिव यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हमने देख लिया। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें वर्तमान काल में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उद्गार होने की संभावना निकट भविष्य में बनी हुई है। इटली का देखिए, पहले विसुवियस और कोटापेक्सी प्रसुप्त में आता था, लेकिन अभी विसुवियस और दक्षिण अमेरिका कोटापेक्सी ये सक्रिय में आता है, क्योंकि रिसेंटली उद्गार हो गया है। तो ये प्रसुप्त में नहीं है, याद रखिए। विसुवियस और कोटापेक्सी दोनों एक्टिव वोल्केनो है। तो इसलिए जब भी पढ़ना है तो उसको इन्होंने खुद भी लिख दिया है उद्गार के, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कहीं पर, ये लिखा है इन्होंने, विसुवियस क्रकटोआ हजारों वर्षों तक प्रसुप्त थे, लेकिन अचानक उद्गार होने लगा और सक्रिय ज्वालामुखी हो गए। तो ये याद रखिएगा। फिर है विलुप्त ज्वालामुखी यानी कि डेड ज्वालामुखी। तो जो वर्मा है, बर्मा आज का, पहले क्या था, बर्मा के पास में वाटर बॉडी थी, तो वहां पर बनता था वोल्केनो। अभी क्या है, हिमालय बन गया, बकलअप हो गया, तो अब वहां पर एक्टिव वोल्केनो नहीं है। तंजानिया का जो किलीमंजारो है, ये डेड वोल्केनो है, प्रसुप्त और डेड, या आप कह सकते हैं प्रसुप्त। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा हुआ है, किलीमंजारो का याद रखिएगा एक्टिव नहीं है, यही याद रखिएगा किलीमंजारो। माउंट पोपा, माउंट पोपा कहाँ पर है? म्यांमार यानी कि बर्मा। बर्मा की राजधानी क्या है? नई ता। हमारा पड़ोसी है, ईस्टर्न पड़ोसी। माउंट पोपा, बर्मा, याद रखिएगा। मैच मेकिंग में पूछा जा सकता है, पोपा कहाँ है, इटली। माउंट वेसुवियस कहाँ है, इस तरह से पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने कुछ और क्लासिफिकेशन दिया है कि उद्गार की रीति के आधार पर ज्वालामुखी के दो प्रकार हैं, जैसे केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी और दरारी। इससे पहले आप ये समझिए, उद्गार की रीति का मतलब कि धरती के अंदर या तो वो सेटल हो जाएंगे या धरती के बाहर सेटल होंगे। तो धरती के अंदर जो होंगे तो उनको आप इंट्रूसिव टाइप ऑफ वोल्केनो कहते हैं, और जो बाहर निकलते हैं उनको एक्सट्रूसिव टाइप बोलते हैं। एक्सट्रूसिव को बहिर्वेधी कहा जाता है। अगर आप इसकी चर्चा करें कि निष्कर्ष का जो स्थान है, तो दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो दोनों तरह का पूछ सकता है सवाल। एक्सट्रूसिव वाले को हिंदी में बोलते हैं बहिर्वेधी, सॉरी, इस तरह से लिखा जाएगा, बहिर्वेधी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? अंतर्वेधी। अब ये मैं हिंदी कहाँ से लेके आया हूँ? मैं हिंदी लेके आया हूँ, आप ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए, अंतर्वेधी आकृतियाँ, ठीक है। अंतर्वेधी आकृतियाँ और बहिर्वेधी आकृतियाँ, तो दोनों देखेंगे हम, एनसीईआरटी में भी देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है। तो जो एक्सट्रूजिव यानी कि बाहर निकला हुआ ज्वालामुखी है, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। देखिए, एक्सट्रूजिव यानी कि जो बाहर निकलता है, उसके दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल टाइप ऑफ, जिसको कि केंद्रीय बोलते हैं, और फिजर टाइप, फिजर, इसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन। देखिए अंतर क्या होता है दोनों का, बहुत आसान भाषा में समझ लीजिए। फिजर का मतलब धीरे धीरे, जैसे कुकर की सीटी से हवा धीरे धीरे निकलती रहती है ना, आवाज करते करते, वो ही फिशर टाइप है। और सेंटर टाइप का मतलब एक ही बार में वायलेंट टाइप का ऐसे पाइप ओपन हुआ,
नीचे से वोल्केनो बहुत ब्लास्ट होकर के बाहर आया, दैट इज सेंट्रल टाइप। तो ये जितने हवाइयन है, स्ट्रोम्बोलियन है, विसुवियस है, पिलियन है, ये सभी आपके सेंटर टाइप के आते हैं, ब्लूम करके एक ही बार में बाहर आता है। फिजर टाइप ऑफ जो होता है धीरे धीरे निकलता रहता है, और बसाल्टिक टाइप ऑफ यहाँ से जो जितने संसार के लावा प्लेटू हैं वो सब बहिर्वेदी में बसाल्टिक टाइप के फिजर यानी कि दरारी टाइप के हैं। अगर आप इनका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे विश्व में एग्जाम्पल हैं, उनको नोट कर लीजिए प्लेटू में। ये आपको घटना चक्र में भी नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, ये नोट्स मैंने पास में बनाया था जब प्रिपरेशन में, तब का है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आप याद इसको लिख लीजिएगा। जैसे बोरेमा प्लेटू है, ये कहाँ पर है, ब्राजील में। ये प्लेटू है, ये मतलब माउंट नहीं है, ये सब प्लेटू है। प्लेटू यानी कि पठार हैं, ये भी वोल्केनिक ओरिजिन के बनते हैं। दूसरा इथियोपियन हाईलैंड, ऑब्वियस सी बात है इथियोपिया में भी होगा, इथियोपिया में ही होगा, ईस्टर्न अफ्रीकन पार्ट में है। फिर है आपका स्नेक रिवर वैली, स्नेक नदी का जो क्षेत्र है यूएस का वो है। फिर है आपका यूनान जो प्रोविंस है, यूनान प्रांत है, जिस पर यूनान प्रांत बना हुआ है चीन का, वो भी इसी तरह से बना हुआ है। और फिर आपका कोर्दोफन, कोर्दोफन, ये कोर्दोफन कहाँ पे है, सूडान में है, बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, कोर्दोफन सूडान में। और लास्ट में जो अपना वर्सटाइल डेक्कन यानी कि दक्कन का पठार, तो वो भी इसी में आता है। दक्कन का पठार में पूरा पठार नहीं, जो दक्कन का लावा पठार वो इसमें आता है आपका बाहर में, फिजर दरारी उद्भेदन में। मतलब एक फॉल्ट टाइप का डेवलप हो जाएगा जिसमें से हर जगह से थोड़ा 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 करके ऐसे निकलता रहेगा और पूरे बहुत दूर तक फैल जाएगा, जो कि बसाल्टिक लावा होता है। नाउ कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, जब किसी ज्वालामुखी में उद्भेदन एक छिद्र या द्वार से होता है तो केंद्रीय टाइप, यही हमने चर्चा की, वायलेंट टाइप का एक पाइप से निकल जाएगा, जिस पाइप को आप वेंट बोलते हैं, ठीक है। इससे शंक्वाकार पहाड़ियों का निर्माण होता है, यही माउंट बनाते हैं, माउंटेन। और जो फिजर टाइप होता है वो प्लेटू बनाता है, धीरे धीरे निकलता है हर जगह से। तो इन पहाड़ियों का आकार ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। शैलों में गैसों के एकाएक छिद्र या द्वार से निकलने के कारण उद्गार अत्यधिक विस्फोटिक होते हैं, तो हम पढ़ ही चुके हैं। विसुवियस, फ्यूजियमा, विसुवियस कहाँ है, इटली में, फ्यूजियमा कहाँ है, जापान में। ये सब हमने देख लिया। कभी कभी भूकंपों और भ्रंशन से भूपृष्ठ पर गहरी लंबी दरारें पड़ती हैं। मैग्मा धीरे धीरे जब बाहर आता है तो लावा पठार या लावा शील्ड का निर्माण होता है। तो भारत का दक्कन का पठार इसका उद्गार है। बाकी जितने भी हमने एग्जाम्पल अभी देखे, जैसे बोरबोरेमा प्लेटू था ब्राजील का, इथियोपियन हाईलैंड था, इथियोपिया का स्नेक रिवर वैली कोलंबिया में है, कोलंबिया कहाँ पे है, यूएस में। डेक्कन का पठार है, और यूनान का प्रोविंस हुआ, कोर्दोफन आइलैंड हुआ सूडान का, वो सब हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं एक आध क्लासिफिकेशन और क्या बनाया उन्होंने। इन्होंने बनाया लावा की तरलता के आधार पर क्षारीय लावा और अम्लीय लावा। ये बहुत आसान है, इसको याद रखना। देखिए क्षारीय लावा यानी कि बसाल्टिक, बसाल्टिक आपको पता है कि हमारा जो डेक्कन टाइप है वो बसाल्टिक है। यहाँ पर क्या होगा, सिलिका की मात्रा कम होती है, जितना कम सिलिका रहेगा उतनी दूर तक ये प्रवाह होकर के जा पाएगा, सिलिका उसको प्रवाहित होने से रोक देता है। तो बसाल्टिक वाले में 30% से भी कम सिलिका रहता है, और अम्लीय वाले में 90% तक सिलिका रहता है, तो उसको फैलने नहीं देता। उससे माउंटेन बना, मतलब ऐसे निकलेगा ज्वालामुखी और माउंटेन बन के ऐसे सेटल हो जाएगा। जो यहाँ से नीचे उतरेगा उसको बोलते हैं लहार, और जितना भी मटेरियल बाहर आ रहा है उसको पायरोक्लास्ट बोलते हैं, पायरोक्लास्ट। इसकी हिंदी एनसीईआरटी में लिखी हुई है पायरोक्लास्ट की, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पायरोक्लास्ट की हिंदी लिखी हुई है ज्वल खंडाश्म, ये ज्वल खंडाश्म पायरोक्लास्ट। तो जितना भी सरफेस ऑफ लेयर से बाहर आ रहा है उसको ज्वल खंडाश्म बोलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए क्षारीय लावा के विपरीत अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, यही हमने चर्चा की। ये देख करके लग रहा है कि ये अम्लीय टाइप का है, और ये देख करके लग रहा है कि क्षारीय टाइप का। विस्तृत लावा पढ़ते हैं, ठीक है। अब ज्वालामुखियों का वितरण, ज्वालामुखी का वितरण, ये देखिए संसार में 500 के आसपास ज्वालामुखी हैं, सब याद नहीं किए जा सकते, लेकिन ये क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि संसार में ज्वालामुखी का वितरण कहाँ पर है। तो जब हमने अभी चर्चा की थी, जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे, जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे थे, तब हमने कहा था कि जितनी भी एक्टिव बाउंड्री, जहाँ पर भी एक ओशियानिक यानी कि महासागरीय बाउंड्री होगी, महासागरीय जो प्लेट होगी, और दूसरी
एक महासागरीय होगी और दूसरी आपकी महाद्वीपीय होगी या दोनों महासागरीय होगी, वहां पर वोल्केनो जरूर से जरूर निकलेगा ही निकलेगा। तो वहां पर सक्रिय ज्वालामुखी निकलेंगे। ये जो प्रशांत का अग्निवलय है, प्रशांत महासागर का अग्निवलय यानी कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, जिसमें कि आपके एंडीज पर्वत से लेकर के अलास्का तक और अलूशियन, अलूशियन कहाँ पर है, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के वेस्टर्न साइड में आपको अलूशियन आइलैंड मिलेगा, वहां से लेकर के जापान तक, फिलीपींस तक और इंडोनेशिया तक, न्यूजीलैंड तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर का जो वलय है, इसको प्रशांत अग्निमुद्रिका कहते हैं, प्रशांत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, प्रशांत महासागरीय वलय बोलते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनो आते हैं। बाकी जो एक्टिव वोल्केनो का क्षेत्र है वो हमने चर्चा की थी, देखिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ पर भी आते हैं। ये कौन से, माउंट मितुंगा, मुचिंगा, फिर माउंट विसुवियस है, माउंट एटना है, माउंट स्ट्रोम्बोली है, इटली में पड़ता है। तो और यहाँ पर आपका माउंट कोटापैक्सी दक्षिण अमेरिका में मिल जाएगा। तो ये सारी चर्चाएं हम कर चुके हैं। तो जिसको कि अच्छा, कुछ वोल्केनो आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी के आसपास मिलेंगे, ठीक है, इसलिए माउंट जो स्ट्रोम्बोली है उसको एशिया का लाइट हाउस मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस बोलते हैं, सॉरी एशिया का लाइट हाउस तो गौतम बुद्धा को बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी का लाइट हाउस बोलते हैं भूमध्य सागर का, क्योंकि उसमें बहुत अधिक बार बार फ्रीक्वेंसी ऑफ इजेक्शन बहुत अधिक है। तो संसार की मध्यवर्ती पेटी का ज्वालामुखी की संख्या के अनुसार दूसरा स्थान है। यह यूरोप में आल्प्स पर्वत से होकर टर्की और हिमाचल से होकर के, ये सब लिखा हुआ है, कुछ खास इसमें मतलब दो वोल्केनो के दो रीजन है, एक तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, वही ये चर्चा कर रहे हैं। अफ्रीकन रिफ्ट वैली की हमने चर्चा कर ही ली, अफ्रीकन दरार घाटी, तो इस पेटी के अधिकांश ज्वालामुखी विलुप्त प्रकार के हैं, फिलहाल एक्टिव नहीं है, बट एक्चुअली विलुप्त क्या है, वो डॉर्मेंट टाइप के हैं। माउंट कैमरून है एग्जाम्पल, याद रखिए ज्वालामुखी सक्रिय टाइप का है और कहाँ पे, पश्चिमी मध्य अफ्रीका में कैमरून देश है, वहीं पे कैमरून ज्वालामुखी है, ठीक है। तो ये ज्वालामुखी यहाँ से कंप्लीट हुआ NIS से। अब हम NCERT पर आते हैं। NCERT में देखिए लिखा हुआ है ज्वालामुखी व ज्वालामुखी के निर्मित स्थल रूप। ज्वालामुखी में इन्होंने बताया है कि मैग्मा किसे कहते हैं और लावा। मैग्मा की हमने चर्चा कर ली, जब पृथ्वी के अंदर रहेगा मैग्मा का रहेगा, बाहर निकलेगा तो लावा कहलाएगा। पायरोक्लास्टिक डेब्रिस यानी कि ज्वल खंडास में जितना भी अंदर से मटेरियल आ रहा है दैट इज ज्वल खंडास में, सबसे ज्यादा उसमें क्या रहता है, पायरोक्लास्ट में वो रहता है आपका वाटर वेपर, और बाकी नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर यौगिक, ये सब तो आते ही आते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, मतलब वोल्केनो से प्रदूषण भी बढ़ता है, क्योंकि सल्फर बाहर आ रहा है तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। कभी परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से किससे प्रदूषण बढ़ता है या घटता है, नहीं बढ़ता मतलब किसमें पोल्यूशन में किसका योगदान है, तो ज्वालामुखी का भी पोल्यूशन यानी कि पोल्यूशन में योगदान है। और ज्वालामुखी का योगदान किसमें है, और एक चीज में याद करिए, सुनामी में, सुनामी भी ज्वालामुखी की वजह से आ सकता है, और भूकंप भी ज्वालामुखी की वजह से आ सकता है। अब देखिए बाकी इन्होंने जो सील्ड वोल्केनो की बात की है, यही हमने चर्चा की, सील्ड ज्वालामुखी, ये बीच में पहचानिए क्या है, यही क्रेटर है, क्रेटर झील की हमने चर्चा की थी। सिंडर कोन, ये कोन दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से कोन कोन बनता है, ठीक है, जहां से बाहर आता है उसको निकास नलिका यानी कि वेंट बोलते हैं, निकास पर एक शंकु कोन बन जाता है, सिंडर कोन, यही सब बातें हैं। कंपोजिट वोल्केनो का मतलब है जिसमें कि पायरोक्लास्ट में सब कुछ रहे, जलवाष्प भी रहे और सब कुछ रहे। देखिए जो कंपोजिट वोल्केनो बहुत इस तरह से निकलता है, बहुत वायलेंट फॉर्म में निकलता है, उसको बर्निंग क्लाउड बोलते हैं, बर्निंग क्लाउड, ठीक है। बर्निंग क्लाउड का मतलब जलता हुआ, क्लाउड को क्या बोले, बादल, बर्निंग क्लाउड। बर्निंग क्लाउड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउंट पिलियन, PELEAN, माउंट पिलियन, ये भी है कहाँ पर, इटली में ही, माउंट पिलियन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो भी नोट कर लीजिए आप, नोई अर्दंते, NUEARDENTE, नोई अर्दंते, ठीक है, नोई अर्दंते बिल्कुल नोट कर लीजिए। नोई अर्दंते क्या है, जैसे कोई इस तरह से गैप हो गया और इसमें से पायरोक्लास्ट बाहर आ रहा है, तो पूरा बहुत वायलेंट फॉर्म में अगर बाहर आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, बर्निंग क्लाउड या पिलियंस हेयर, इसको ये भी बोलते हैं पिलियन हेयर, बुढ़िया का बाल, और पिलियन हेयर बोलते हैं। जब ये बाहर आ गया, लहर बन गया, तो इसको नोई अर्दंते बोलेंगे, याद रखिएगा, बर्निंग क्लाउड, नोई अर्दंते, ये सब चीजें याद रखिएगा। सबसे तगड़ा टाइप का पिलियन होता है, पिलियन टाइप का ही एग्जाम्पल हमने देखा था, जो सबसे मोस्ट एक्टिव वोल्केनो किलाउआ,
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें चर्चा के लिए हमने, हाँ, काल्डेरा। देखिए काल्डेरा क्या होता है, ये पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। आमतौर पर इतना, इसी का एग्जाम्पल काल्डेरा का ही क्या था, किलाउ किलाउआ। जब इसमें विस्फोट होता है तब ये ऊंचा ढांचा बनाने की वजह स्वयं नीचे धंस जाते हैं। जब गर्त इतना अधिक विस्फोट हो जाता है कि गर्त बनता जाता है, तो जब गर्त बनता है उसी को काल्डेरा, उसी में पानी भर जाएगा तो लेक बन जाएगी, काल्डेरा लेक। ठीक है, काल्डेरा लेक का हमने एक एग्जाम्पल देखा था, काल्डेरा लेक का, ये काल्डेरा लेक ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब बसाल्ट, जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस का हमने पूरा एग्जांपल देख लिया, जितना भी एग्जांपल हो सकता था, बोरबुरेमा प्लेटू हो, इथियोपियन हाईलैंड हो, यूनान प्रोविंस, कोर्डोफान जो सूडान का है वो है, भारत का डेक्कन ट्रैप है। डेक्कन ट्रैप किससे बना है, देखिए लावा के प्रवाह से बना है, ठीक है, कौन से नहीं बना है। और मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ये भी हमने देख लिया, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियां हैं, अंतर्वेधी ज्वालामुखी। अब ये तो अभी तक जो हमने चर्चा की वो था कि एक्सट्रूसिव, जो कि बहिर्वेधी ज्वालामुखी हैं। अंतर्वेधी वालों में भी 2-3 फॉर्म बनते हैं, तो जो 2-3 फॉर्म बनते हैं उनको एक बार हम मतलब इस तरह से आप समझ लेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा हमेशा के लिए। देखिए आंतरिक जो इंट्रूसिव टाइप ऑफ, यानी कि अंतर्वेधी होगा, वो कैसा होगा, अंतर्वेधी चर्चा कर लेते हैं। अंतर्वेधी मान लीजिए पृथ्वी का ये सरफेस है, सरफेस के अंदर की बात कर रहे हैं, तो जहाँ से लावा निकलता है, जहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा बाहर निकल करके धरती पर आएगा तो लावा कहलाएगा। ठीक है, तो जब मैग्मा अंदर पड़ा हुआ है, वो अगर एस्थनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल में ही रहता है, वहां से बाहर निकल करके जब मान लीजिए इस तरह से डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, इस तरह से डिपॉजिट हो जाए तो इसको बोलेंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ, हिंदी में आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, बैथोलिथ। ठीक है, और जहां से इसका सोर्स है, मतलब ओरिजिन है, उसको बोलते हैं जीनोलिथ। जेनोलिथ या जीनोलिथ, कुछ भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से निकलते निकलते बाहर आया, यहाँ इस तरह से ना डिपॉजिट होकर कुछ और टाइप का डिपॉजिट हो रहा है, बाहर निकला। बाहर निकला मतलब सरफेस पे नहीं आया है, अभी पृथ्वी के अंदर ही है, बट बाहर इन द सेंस कि ये एस्थनोस्फेयर से बाहर आया। तो एस्थनोस्फेयर से बाहर आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तरह से हो सकता है हॉरिजेंटल डिपॉजिट हो जाए। तो अगर पूरी तरह से हॉरिजेंटल डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलेंगे सिल। सिल, डेक्कन के पठार का एग्जाम्पल आता है सिल में, बैथोलिथ में आता है डेक्कन का पठार, सॉरी डेक्कन का पठार नहीं, कर्नाटक का पठार। ठीक है, आई एम सॉरी, कर्नाटक का पठार आता है सिल में और बैथोलिथ में। डेक्कन का पठार तो लावा बाहर निकलने का है, लावा का प्रवाह है वो। फिर देखिए एक एक का स्वरूप, अंडे का स्वरूप ले लीजिए, इसको 2 पार्ट में आप कर दीजिए। अगर बाहर मतलब लिथोस्फेयर में कुछ डिपॉजिट इस तरह से हो जाए, सी को आप अगर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए शेप उसका 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ टाइप का डिपॉजिट। तो लैकोलिथ का जो डिपॉजिट है उसका मतलब विश्व में उदाहरण क्या है, उसका विश्व में उदाहरण मौजूद है घाप पर्वत, घाप पठार। ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, घाप पठार। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसी का उल्टा कर दीजिए आप, ये यू के आकार का डिपॉजिट हो जाए, यू के आकार का डिपॉजिट हो जाए तो उसको लैपोलिथ बोलेंगे। लैपोलिथ, पी से लैपोलिथ। इसका क्या एग्जांपल विश्व में मौजूद है, इसका एग्जांपल बुशवेल्ड या बुशफेल्ट बोलते हैं, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। ये उदाहरण आप लिख लीजिए, बुशफील्ड या बुशफील्ड दक्षिण अफ्रीका में है, लैकोलिथ टाइप का। लैकोलिथ का क्या है, घाव पठार, दक्षिण अफ्रीका। अब अगर तरंग की तरह से इस तरह से लैकोलिथ और लोकोलिथ दोनों मिला करके डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं फाल्कोलिथ। बुक में इस तरह का कोई एग्जाम्पल फिलहाल नहीं दिया हुआ है, फाल्कोलिथ बोलते हैं। अब मान लीजिए निकल करके इस तरह से वर्टिकल टाइप ऑफ डिपॉजिट हो जाए, वर्टिकल टाइप ऑफ डिपॉजिट, तो अगर वर्टिकल टाइप ऑफ डिपॉजिट हो जाए तो उसको बोलते हैं डाइक। याद रखिएगा, DYKE। इस तरह से, अभी हम धरती के अंदर ही हैं, डाइक, DYKE, डाइक इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसका क्या 2 एग्जांपल मौजूद हैं, एक तो उकमे रेंज है जिम्बाब्वे में, उकमे पर्वतमाला है कहाँ पर, जिम्बाब्वे में, अफ्रीका का एक देश है जिम्बाब्वे। दूसरा क्या है, शुगर लोफ माउंटेन। शुगर लोफ माउंटेन, ये शुगर लोफ माउंटेन कहाँ पर है, ये ब्राजील में है। ठीक है,
ये दोनों आप नोट कर लीजिए। अब सवाल उठता है कि जब धरती के अंदर डिपॉजिट है तो दिखते कैसे हैं बाहर से, या ये उदाहरण कैसे दिखने को मिले, चाहे डाइक हुआ चाहे उपमेय। सब्सिक्वेंट देखिए जमा उस समय हुए थे धरती के अंदर, लेकिन बाद में इरोजन इतना ज़्यादा ऊपर से परत निकल गई कि ये एक्सपोज्ड हो गए, बाहर दिखने लगे। डाइक इसी बोलते हैं। उपमेय रेंज है सुगर लोक माउंटेन, उपमेय जिम्बाब्वे में, सुगर लोक ब्राजील में है। तो एग्जाम्पल जरूर याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में मैच मेकिंग का भी आता है। तो अब देख लेते हैं हम एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में भी इसी प्रकार की चीज जिक्र है। एनसीईआरटी में देखिए ज्वालामुखी स्थलाकृतियां जो है अंतर्वेधी प्रकार की, उसमें भी एक चीज याद रखिएगा, प्लूटोनिक टाइप का लिखा हुआ है। प्लूटोनिक का मतलब होता है कि जो धरती के अंदर डिपॉजिट हो गया ज्वाला, जो लावा था, लावा क्या मैग्मा बोलेंगे उसको, लावा तो जब धरती पे बाहर आ जाएगा तब बोलेंगे। मैग्मा जो डिपॉजिट हो गया अंदर उसको प्लूटोनिक रॉक बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा हुआ है, प्लूटोनिक बोलते हैं। इसके कुछ शेप हैं जो आप देख लीजिए। देखिए सिल जो हमने बोला वो हॉरिजेंटल डिपॉजिट है। अगर आप सिल की चर्चा करें तो सिल जो है वो हॉरिजेंटल डिपॉजिट है। देखिए सिल हॉरिजेंटल डिपॉजिट है। फिर लैकोलिथ, लैकोलिथ कैसा होता है ऐसे, और लैकोलिथ ऐसे, और फाल्कोलिथ इस तरह से। बैथोलिथ ये ऐसे डिपॉजिट है, बैथोलिथ, ठीक है। और जो ज्वाला नलिका है, ये नलिका यही डाइक है, इसका भी हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए इंट्रूजिव फॉर्म में बैथोलिथ का हमने एग्जाम्पल भी देख लिया। बैथोलिथ किसको बोलते हैं, मैग्मा बंडा ग्रेनाइट के बने होते हैं। अब ये सब चीज़ें आप थोड़ी सी खुद से भी याद रखिएगा एनसीईआरटी में। लैकोलिथ, लैकोलिथ हमने देख ही लिया है क्या होता है। एग्जाम्पल भी हमने लैकोलिथ का देख लिया, वो था घाव प्लेटू दक्षिण अफ्रीका वाला। सिल क्या होता है, सिल भी हमने देख लिया। सिल जो है वो हॉरिजेंटल डिपॉजिट है, ठीक है। और एंटी क्लाइन यानी कि अपनतित इंक्लाइन दोनों मिला लेंगे तो फाल्कोलिथ हो जाएगा। डाइक का हमने उपमेय जिम्बाब्वे और शुगर ऑफ माउंटेन वो दोनों उदाहरण देख ही लिया है। बहुविकल्पी प्रश्न अगर आप देखें फिर से एक बार, हम और चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 की, तो देख लेते हैं एक बार फिर से कि कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो प्रत्यक्ष में ज्वालामुखी आता है। डेक्कन ट्रैप की सेल किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है, याद कीजिए अभी हमने चर्चा की थी, प्रवाह का परिणाम है डेक्कन ट्रैप। बहुत दूर तक बसाल्टिक लावा फैला है, वो डेक्कन ट्रैप का परिणाम। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। स्थल मंडल का मतलब क्या था, लिथोस्फीयर। और स्थनोस्फीयर क्या है, दुर्बलता मंडल। तो लिथोस्फीयर में आप देख सकते हैं, हमने जब चर्चा की थी तो क्रस्ट आता था और मेंटल का 30 किलोमीटर पार्ट पर। तो देखिए क्रस्ट और मेंटल कहाँ लिखा हुआ है, भूपर्पटी कहीं लिखा है, भूपटल क्रोड, क्रोड तो बिल्कुल नहीं होगा, कोर तो बहुत नीचे है। तो मेंटल, अब इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, ऊपरी और नीचे मंडल ये नहीं है, भूपटल और ऊपरी मंडल ये बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। निम्न में से भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव लाती है, ये तो हम आपसे चर्चा कर ही चुके हैं। इसका जवाब आप खुद से देखिएगा जब भूकंप पढ़ाए थे, नहीं तो भूकंप का लेक्चर वाइज। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहा है, भूकंप तरंगें चट्टानों में संकुचन और फैलाव पैदा करती हैं, अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं आ रहा तो आप भूकंप का दोबारा लेक्चर देखिए या एनसीईआरटी में दोबारा पढ़िए, कुछ खुद से भी करिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही वोल्केनो में। थैंक यू सो मच।